सोचिए अगर किसी मुल्क के पास जमीन के नीचे तेल हो, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ भी ना हो, ना शहर, ना सिस्टम, ना फ्यूचर का रोड मैप। ज्यादातर नेशंस यहां से एक ही गलती करती हैं, वो सोचती हैं कि रिसोर्स ही ताकत है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर बाकी सबसे अलग हो जाती है। 1970 से पहले आज के दुबई और अबू धाबी को देखकर कोई इन्वेस्टर हंस देता। रेत से भरी जमीन, छोटी सी आबादी, लिमिटेड स्किल्स और पूरी इकोनॉमी का एक ही सहारा, ऑयल। और ऑयल भी हमेशा के लिए नहीं। ये बात शेख जायद बिन सुल्तान अल नायान ने सबसे पहले समझ ली। सवाल ये नहीं था कि तेल कितना है, सवाल ये था कि तेल के बाद क्या। यहीं से यूएई ने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का डिसीजन लिया। क्राइसिस मतलब सिर्फ जंग या रिसेशन नहीं होता। कभी कभी क्राइसिस फ्यूचर का खौफ होता है, और जो नेशंस फ्यूचर से डरते हैं वो या तो फ्रीज हो जाती हैं या फिर विजन बिल्ड करती हैं। यूएई ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने पहला सिस्टम यहां बनाया, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ज्यादातर मुल्क इलेक्शन साइकिल के हिसाब से सोचते हैं, 4 साल 5 साल। यूएई ने 30 और 50 साल आगे का सोचना शुरू किया। इसलिए ऑयल का पैसा शीशों के शहर बनाने में नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरलाइंस और ह्यूमन कैपिटल में लगाया गया। अगर आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेबल अली पोर्ट को देखें तो ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये एक सवाल का जवाब है। अगर तेल खत्म हो गया तो पैसा कहां से आएगा? जवाब था ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी। दुबई ने खुद को ऑयल एक्सपोर्टर नहीं बल्कि दुनिया का मीटिंग पॉइंट बनाना शुरू किया। लेकिन यहां भी गलती हो सकती थी। अगर सिर्फ फ्लैशी बिल्डिंग्स बन जाती लेकिन रूल्स अनक्लियर होते तो कोई भी सीरियस इन्वेस्टर ना आता। इसलिए दूसरा सिस्टम बना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्री जोन्स, टैक्स क्लैरिटी, फास्ट डिसीजंस। बुर्ज खलीफा सिर्फ हाइट का सिंबल नहीं बल्कि एक सिग्नल था, हम रिस्क लेते हैं लेकिन सोच समझकर। फिर टूरिज्म आया, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा, डाउनटाउन दुबई। ये सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए नहीं थे, ये नैरेटिव के लिए थे। दुनिया को बताया गया ये सिर्फ डेजर्ट नहीं, ये एक्सपीरियंस है। और जब दुनिया आती है तो पैसा, आइडियाज और टैलेंट भी आता है। क्या ये कोइंसिडेंस है कि आज हर कॉन्टिनेंट का बिजनेसमैन दुबई को न्यूट्रल ग्राउंड मानता है? अब सोचिए अबू धाबी को। अगर दुबई स्पीड है तो अबू धाबी स्टेबिलिटी है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स जैसे एडीआई सिर्फ पैसा पार्क करने के लिए नहीं बने, ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी थी। यहां लेसन ये था कि जब पैसा आए तो उसे कंज्यूम नहीं, इन्वेस्ट किया जाए। और यहीं पर एक और खामोश लेकिन गहरा डिसीजन लिया गया। यूएई ने समझ लिया कि सिर्फ ऑयल का पैसा या इंपोर्टेड वर्कर्स का सहारा काफी नहीं। इसलिए एजुकेशन, स्किल्स और क्लियर गवर्नेंस को सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग हब्स और प्रिडिक्टेबल रूल्स, ताकि जो भी आए वो सिर्फ कमाने नहीं बल्कि कंट्रीब्यूट करने आए। इसी सोच ने फॉरेन पॉलिसी को भी शेप किया। यूएई ने ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स में इमोशनल साइड्स लेने के बजाय न्यूट्रल रह के ब्रिज बनना चूज किया। ट्रेड, डिप्लोमेसी और बिजनेस के लिए एक सेफ ग्राउंड। फिर एक और क्राइसिस आई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर पैंडेमिक। यहां बहुत से मुल्क पैनिक में चले गए। यूएई ने सिस्टम पर भरोसा किया। फास्ट डिसीजंस, कंट्रोल्ड ओपनिंग और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिकवरी तेज हुई। एक्सपो 2020 दुबई सिर्फ इवेंट नहीं था, ये कॉन्फिडेंस का अनाउंसमेंट था। सब कुछ परफेक्ट नहीं था। डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लेबर, आइडेंटिटी बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस, ये सब रियल इश्यूज हैं। लेकिन फर्क ये है कि यूएई इन प्रॉब्लम्स को डिनाई नहीं करता बल्कि प्लान करता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे मजदर सिटी, स्पेस मिशन जैसे होप प्रोब, ये सिर्फ प्रेस्टीज नहीं बल्कि माइंडसेट का सबूत हैं। असल हिडन रियलिटी ये है, यूएई की सक्सेस का राज ऑयल नहीं, ऑयल का खौफ है। खौफ कि ये हमेशा नहीं रहेगा। इसी खौफ ने उन्हें सिस्टम्स, विजन और ग्लोबल रेलेवेंस बनाने पर मजबूर किया। अब सवाल आपके लिए है, कितने मुल्क आज भी एक ही रिसोर्स, एक ही आइडिया या एक ही लीडर पर डिपेंडेंट हैं? और कितने मुल्क आज फ्यूचर के खौफ को प्लान में बदल रहे हैं? अगर आप नेशंस और कंट्रीज की हिडन रियलिटीज को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हकीकत अक्सर उन कहानियों में होती है जो हमें कभी पूरी तरह सुनाई नहीं जाती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।